Hello students, welcome. In previous lecture we discussed about the Dalton's atomic theory. उस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि डाल्टन्स की थ्योरी में क्या क्या पोस्टुलेट्स थे, उनका क्या सिग्निफिकेंस था। एंड डाल्टन्स थ्योरी में क्या लिमिटेशन रह गई और फिर उसके बाद क्या उसके अंदर मॉडिफिकेशन किया गया। क्लियर है। आज हम बात करेंगे मास के बारे में, ठीक है, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ मास। आपने कई जगह देखा होगा केमिस्ट्री के अंदर क्या होता है, सपोज ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को कई जगह लिख दिया जाता है दैट इज 16 AMU और 16 ग्राम या फिर ओनली 16। तो बेसिकली इन तीनों में क्या फ़र्क है, ठीक है। ऑक्सीजन को हम जानते हैं, ऑक्सीजन जो है इसका एटॉमिक नंबर 8 एंड मास नंबर 16, एटॉमिक नंबर 8 एंड मास नंबर 16। तो अब ये जो मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो AMU यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट करेगा, ग्राम किसको रिप्रेजेंट करेगा, ओनली यह 16 है, यहाँ पे इसके साथ कोई यूनिट नहीं है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा यहाँ पे। तो इस चीज़ के बारे में हमें कॉन्सेप्ट समझना है पहले कि इनका सिग्निफिकेंस क्या है, और फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो पहले ये बेसिक टर्म से हमें इंट्रोड्यूस होना पड़ेगा, जिससे कि मोल कॉन्सेप्ट के जो न्यूमेरिकल्स होंगे उनमें हमें कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े, ठीक है। तो अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ मास। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जो मास है और वेट दोनों ही टर्म क्या है केमिस्ट्री के अंदर अलग अलग है। क्लियर है। फिजिक्स में भी आपने पढ़ लिया होगा कि जो मास है वो ओनली क्या है, जो यहाँ पे विदाउट ग्रेविटी, ओनली जो इसका मास होगा सब्सटेंस का, और वेट क्या है, मास मल्टीप्लाइड बाई ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर है। तो मास इनटू में ग्रेविटेशनल फोर्स, इट मीन्स जो मास ऑफ सब्सटेंस है वो तो क्या रहेगा, फिक्स्ड ऑन एनी प्लेनेट एनी सरफेस, ओके। बट जो वेट होगा वो वेरी करेगा, डिपेंड्स ऑन ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। जो उसमें ग्रेविटी होगी, प्लेनेट है या फिर जो भी है, उसके डिपेंड करेगा वेट उसका। जैसे कि हम अर्थ में कोई सब्सटेंस है उसका वेट डिफरेंट होगा और मून पे डिफरेंट होगा। फिलहाल हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी, मास की ओनली। क्लियर है। सो बेसिकली मास में के कॉन्सेप्ट को पढ़ने से पहले हमें इसके बारे में पता होना चाहिए कि मास जो एटम है, एटम के सब पार्टिकल्स क्या है। एटम के सब पार्टिकल्स, एटम के सब पार्टिकल्स की बात करें तो हमें पता है कौन कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सो बेसिकली इसके अंदर क्या है, अगर हम इसका न्यूक्लियस मॉडल लें तो इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होंगे, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन जो होंगे ये रिवॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इनके हम मास एंड चार्ज की बात करते हैं पहले। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड जो न्यूट्रॉन्स हैं इनके हम मास एंड चार्ज की बात करते हैं, ठीक है। तो अगर मास की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होगा, सपोज एक टेबल बनाते हैं हम, ठीक है, ये टेबल है यहाँ पे, तो जो सब पार्टिकल हमारा इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर जनरली आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या चार्ज होता है, -1, तो इसके ऊपर क्या है, -1 चार्ज। वहीं पे जो उसका मास माना जाता है वो कंसीडर होता है नेग्लिजिबल। जैसा कि मैटर की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस हैविंग मास इज नोन एज मैटर, और इलेक्ट्रॉन क्या है, मैटर कह दें, मीन्स उसका कुछ तो मास होगा, बट वो मास इतना कम होता है कि हम उसको नेग्लिजिबल कह रहे हैं एज कंपेयर टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। सो जनरली जो एक एटम है उसका कंप्लीट जो मास है वो किस में डिपेंड करता है, इसके न्यूक्लियस पे। कंप्लीट इसका मास जो होगा ऑलमोस्ट डिपेंड करेगा किस पे, न्यूक्लियस पे। इलेक्ट्रॉन तो सिर्फ इसके चारों ओर रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो मास इसका क्या होगा, नेग्लिजिबल। वहीं पे प्रोटॉन जो है उसका मास क्या होगा, +1 चार्ज, ठीक है, और इसका मास हम मान लेते हैं 1 यूनिट, इसका मास जो होगा 1 यूनिट, ठीक है। वहीं पे न्यूट्रॉन जो होगा, न्यूट्रॉन जो है न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, ठीक है, और इसका मास भी क्या होगा, 1 यूनिट। क्लियर। इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया कि जो अगर मास की बात करेंगे तो इट मीन्स जो एटम का मास है, यहाँ से तो ये नेग्लिजिबल हो गया इलेक्ट्रॉन का। सो टोटल मास ऑफ एटम क्या होता है, 1 यूनिट प्रोटॉन, 1 यूनिट न्यूट्रॉन,
इट मीन्स मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो होता है वो उसका एटॉमिक मास होता है किसी एटम का, ठीक है। तो उस एटॉमिक मास को हम क्या बोलेंगे, मास नंबर, एटॉमिक मास या जो भी है मॉलिक्यूलर मास, इस तरह से हम डिफरेंट डिफरेंट जो होंगे टर्म्स आएंगी, तो उस चीज़ के बारे में डिस्कस करना है अभी, ठीक है। तो अगर सपोज एक एटम न्यूट्रल है, ठीक है, एटम जो है हमारा कैसा होता है, न्यूट्रल, अगर इसके ऊपर कोई भी इलेक्ट्रॉन चार्ज हम नहीं करते, एटम अगर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मतलब नो चार्ज ऑन एटम, ठीक है। और अभी हमने देखा जो इसके सब पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन पे है -1 चार्ज, प्रोटॉन पे है +1 चार्ज, और फिर भी एटम क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इट मीन्स वहां पे जो जितने ही प्लस चार्ज होंगे उतने ही क्या होंगे, माइनस चार्ज। तो हम यहां से कह सकते हैं जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे वो इक्वल टू होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, ठीक है, वो होंगे इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम में, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि हाँ जो चेंज होता है किसी भी एक रिएक्शन में, जो तो हमने 3 टाइप के चेंज पढ़े थे, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज एंड न्यूक्लियर चेंज। तो यहाँ पे हम बात करते हैं केमिकल चेंज की। केमिकल चेंज में क्या डिफाइन किया था हमने, वहाँ पे क्या होता था, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट किसका होता था, इलेक्ट्रॉन का, केमिकल चेंज में, ठीक है। या तो लॉस हो रहा होगा इलेक्ट्रॉन या फिर गेन हो रहा होगा इलेक्ट्रॉन, तो बेसिकली वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का रोल होता था, ठीक है। तो अब यहाँ पे जनरली 2 केस अराइज होंगे, या तो इलेक्ट्रॉन लॉस होगा या इलेक्ट्रॉन गेन होगा, या तो इलेक्ट्रॉन लॉस होगा या गेन होगा। तो सपोज किसी एटम में से, ठीक है, जैसे मैं ले लेता हूँ सोडियम, सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन को लॉस हुआ, -1 इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ तो यहाँ पे सोडियम के ऊपर क्या आ जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज। क्यों आया एक पॉजिटिव चार्ज, देखो सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 11, ठीक है, और मास नंबर है इसका 23, क्लियर। तो इसके अंदर फिलहाल ये कैसा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम है, और न्यूट्रल एटम में हमने बात करी थी नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसमें। सो बेसिकली यहाँ पे जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है और इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने हैं, 11। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 11। अब हमने कहा यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, इट मीन्स जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो तो 11 ही रह गए, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 11 - 1 दैट इज 10। तो जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 हो गए, इट मीन्स 10 नेगेटिव चार्ज और 11 यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, तो एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे सोडियम पे Na+1, क्लियर हुआ। जब एक इलेक्ट्रॉन लूज होगा, चाहे यहाँ पे दिखा दो और अगर यहाँ पे नहीं शो कर दे तो 1 इलेक्ट्रॉन, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। तो जो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज वाला आयन बना, मेटल आयन बना, इसको हम बोलते हैं कैटायन। ये क्या है, कैटायन। तो केस 1 में क्या है, अगर यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है किसी एटम में से, तो वहाँ पे जनरली क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और उसको हम बोलेंगे कैटायन। केस 2 बात करें तो केस 2 में सपोज कोई भी एटम है, सपोज यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, क्लोरीन। क्लोरीन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन गेन किया, इलेक्ट्रॉन गेन करके यहाँ पे बनाया क्लोरीन नेगेटिव। अभी -1 चार्ज, ठीक है, ये दैट इज -1। कैसे हुआ देखो, क्लोरीन का है एटॉमिक नंबर 17, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 17। तो यहाँ से जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 17 है, तो अब जब इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया हमने, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो 17 ही रहेंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 18। 17 + 1 ऐड कर दिया एक इलेक्ट्रॉन, 18 हो गए, तो दैट इज 18 तो इसके नेगेटिव चार्ज और 17 इसमें क्या है, पॉजिटिव चार्ज। इट मीन्स एक्स्ट्रा क्या हो गया, एक नेगेटिव चार्ज, तो ये एक नेगेटिव चार्ज को हमने रिप्रेजेंट कर दिया। तो इस टाइप के एटम जो नेगेटिव चार्ज कंटेन करे, यहाँ पे हम बोलेंगे उनको एनायन। तो यहाँ से कैटायन एनायन क्लियर है, ओके।
सो बेसिकली जब इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो कैटायन बनेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वहां से क्या बनाएगा, एनायन। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि देखो हाँ हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ पे -1 इलेक्ट्रॉन तो क्या बनाएगा, H पॉजिटिव। एल्यूमिनियम ने सपोज यहाँ पे 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया अपने, -3 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से एल्यूमिनियम कितना चार्ज आएगा, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किए तो 3 पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे होगा। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो यहाँ से क्या बना, O2 नेगेटिव। क्लियर है, तो ये कॉन्सेप्ट होगा कैटायंस एंड एनायंस का। सो बेसिकली हमने क्या किया कि चार्ज के बेसिस पे जो हमारे पास पॉसिबिलिटी अराइज हो सकती थी उस चीज़ को तो हमने यहाँ पे देख लिया। अब अगर मास की बात करें तो मास तो इलेक्ट्रॉन का क्या था, नेग्लिजिबल, प्रोटॉन 1 यूनिट और न्यूट्रॉन 1 यूनिट। क्लियर है, प्रोटॉन का मास होगा और न्यूट्रॉन का मास होगा। इट मीन्स जो मोस्ट ऑफ पार्ट ऑफ जो मास है वो क्या होगा, कंटेन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का तो मास क्या है, नेग्लिजिबल है। ठीक है, अब जो न्यूट्रॉन है उसके पास क्या है, 1 यूनिट मास, और प्रोटॉन है उसके पास भी 1 यूनिट मास। ठीक है, तो अब हम मास के डिफाइन करने के लिए जनरल यहाँ पे हमारे पास 3 टाइप की टर्म आएगी, तीनों ही टर्म अलग अलग होगी, ध्यान रखना है। पहली टर्म होगी हमारे पास मास नंबर। ठीक है, क्या है, मास नंबर। दूसरी टर्म आएगी हमारे पास एक एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक मास, जिसे हम रिलेटिव एटॉमिक मास भी कह सकते हैं। एक आएगी ग्राम एटॉमिक मास। क्लियर है, जो मास की टर्म्स होंगी वो हमारे पास 3 टाइप की आएगी, मास नंबर, एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास। जो मैं इनिशियली बात कर रहा था स्टार्टिंग में कि जैसे ऑक्सीजन में हम 16 लिख रहे हैं, 16 AMU लिखा हो गया या फिर U लिखा होता है, एंड 16 ग्राम। तो ये तीनों चीज़ क्या है, इन तीनों का डिफरेंस हम देख रहे हैं यहाँ पे। तो 3 यहाँ पे टाइप होगी, मास नंबर, एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास। अब तीनों का हम एक सीक्वेंस वाइज पढ़ते हैं और फिर इसके बाद डिफ्रेंशिएट क्या होता है, क्या कंक्लूजन निकलता है वो देखते हैं। तो देखो पहली बात करी जाए मास नंबर की, तो मास नंबर क्या है, एक जस्ट नंबर है ये। ठीक है, नंबर है किसका, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का तो नेग्लिजिबल मास कह रहे हैं। तो किसी भी एटम का जो मास नंबर होगा वो होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और ये सिर्फ एक नंबर है तो इसके लिए कोई भी यूनिट यूज नहीं करेंगे। क्लियर है, जैसे एग्जांपल देता हूं मैं, ऑक्सीजन हो गया 8, ऑक्सीजन 16, ये 16 इसका क्या है, मास नंबर, जो हम ए से रिप्रेजेंट करते, ए इक्वल टू यहाँ पे 16 लिखा जाता है, कोई ये यू नहीं लिखा जाएगा या ग्राम नहीं लिखा जाएगा। देखो अब यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रल एटम है तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो इक्वल होंगे, तो दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू 8, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यहाँ पे कितने हैं, 8। सो टोटल मास नंबर इसका आता है क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, दैट इज 8 + 8 16। तो 16 इसका ये ए जो है इसको हम बोलेंगे मास नंबर। क्लियर है, सो अब जब भी कभी यहाँ पे कोई क्वांटिटी दिखे विदाउट एनी यूनिट, वो क्या होगा, उसका मास नंबर। ठीक है, सो मास नंबर क्या होगा, इट इज जस्ट अ नंबर ऑफ द सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। एग्जाम्पल 12C6 कर लो, चाहे यहाँ पे हमने अभी ऑक्सीजन का लिया था, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इक्वल टू 6 + 6 दैट इज 12। 12 इसका क्या है, मास नंबर। नेक्स्ट टर्म आती है हमारी एटॉमिक मास। क्या है, एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास बेसिकली क्या होता है कि इनिशियली क्या किया गया, हाइड्रोजन का, ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर हमने क्या लिया, 1, और हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में हमने डिफरेंट एलिमेंट के क्या किए, मास को मेजर किया। ठीक है, हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में, तो वो जो मास आ रहे थे वो क्या आ रहे थे, हमारे फ्रैक्शंस में आ रहे थे। ठीक है, वहाँ पे हमें कोई भी होल नंबर या फिर एक रिलेटिव सेटिस्फैक्शन नंबर्स नहीं मिले। उसके बाद कुछ अलग एलिमेंट्स भी ट्राई किए गए, कुछ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस तरह से डिफरेंट वहाँ पे एलिमेंट्स ट्राई किए गए। फिर बाद में हमने ट्राई किया किसके साथ, कार्बन के साथ, क्योंकि कार्बन जो है एक तो नेचर के अंदर क्या है, मोस्ट अबंडेंट है। ठीक है,
जो कार्बन का जो आइसोटोप है C12 आइसोटोप, वो क्या है, मोस्ट अबंडेंट इन नेचर यहाँ पे, ठीक है। तो इसकी वजह से जो कार्बन है, कार्बन का यहाँ पे मास है हमारा क्या, 12। तो वहां से हमने एटॉमिक मास को डिफाइन किया कि जो एटॉमिक मास होगा वो क्या होगा कि कार्बन 12 जो एटम होगा, ठीक है। हमने आइसोटोप्स के बारे में पढ़ा था, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का 1H1 1H2 1H3 3 आइसोटोप्स होते हैं। ऐसे ही कार्बन के भी C12 C13 C14 इस तरह के आइसोटोप्स होते हैं। तो बट हमें इस पे देखना है कार्बन 12 आइसोटोप की बात करनी है, ये मोस्ट अबंडेंट इन नेचर होता है, मोस्ट अबंडेंट इन नेचर अमंग ऑल आइसोटोप्स, ठीक है। तो हमें कार्बन 12 आइसोटोप्स की बात करनी है। तो कार्बन 12 आइसोटोप के एक एटम, ठीक है, जो कार्बन 12 आइसोटोप है उसके एक एटम का जो मास है, उसके कंपैरिजन में जिस एलिमेंट का हमें मास मेजर करना है वो कितने टाइम्स हैवियर है। नहीं आई समझ में? देखो क्या है, द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर ऑफ टाइम्स, किसी एलिमेंट का मास क्या होगा, नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ एन एटम ऑफ दैट एलिमेंट हैवियर देन एटम ऑफ C12 एटम्स। इट मीन्स क्या कह रहे हैं कि जो सपोज एक्स एलिमेंट है उसका हमें एटॉमिक मास निकालना है, तो ये जो एक्स एलिमेंट है ये कार्बन 12 आइसोटोप के कितने टाइम्स क्या है, हैवियर है, कितने टाइम्स हैवियर है, तो उसको हम बोलेंगे एटॉमिक मास। क्लियर हुआ? तो एटॉमिक मास क्या होगा, के किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास हम निकालेंगे क्या, नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ दैट एलिमेंट हैवियर देन दी एन एटम ऑफ कार्बन 12, ठीक है। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे AMU, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, दैट इज AMU, ठीक है। और आजकल इसको यूनिफाइड मास के फॉर्म में लिखा जाता है, यूनिफाइड मास, दैट इज शॉर्ट फॉर्म, इसको U लिख देते हैं। तो U या AMU लिखा है, दोनों ही चीज क्या है, सेम, ठीक है। सो हम यहां से 1 AMU डिफाइन कर सकते हैं। 1 AMU क्या हो जाएगा कि 1/12 मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। जैसे देखो एग्जाम्पल क्या है कि एग्जाम्पल समझते हैं कि 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन जो है 16 टाइम्स हैवियर देन 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, ठीक है। जो 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन है वो क्या है, 16 टाइम्स हैवियर है किसके, 1/12 मास ऑफ द कार्बन 12 एटम, ठीक है। तो 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन एटम। तो देखो कार्बन का मास क्या है, 12, कार्बन का मास क्या है 12 AMU, तो इसका 1/12, ठीक है, दैट इज 1 एंड मल्टीप्लाई बाई 16 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के, तो यहां से क्या आ गया 16 × 1 दैट इज 16 AMU। तो यहां से जो ऑक्सीजन का मास आ गया वो 16 AMU। तो सिंपल सी बात क्या रखनी है कि जो भी एलिमेंट का हमें मास मेजर करना है वो कितने टाइम्स हैवियर है, उसके 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन एटम की। क्लियर? तो ये होगा एटॉमिक मास, जिसको यूनिट होगी AMU या फिर U। क्लियर? अब नेक्स्ट है ग्राम एटॉमिक मास। तो ग्राम एटॉमिक मास क्या होगा, इस चीज को कॉन्सेप्ट समझना है, यहीं से मोल कॉन्सेप्ट का जो कनेक्शन स्टार्ट होगा। तो ग्राम एटॉमिक मास बेसिकली क्या होगा, देखो कि सपोज मेरे पास एक मैं नंबर पहले लिखता हूँ 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है, 6.022 इंटू 10⁻23, ये एक क्वांटिटी है, ठीक है। अब ये क्वांटिटी जो है इसके कितने नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, ये सपोज हमने इतने नंबर ऑफ एटम्स कर लिख दिए, ठीक है। तो जो मास होगा, मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23
एटम्स जो आएगा, ठीक है, एक एटम का नहीं, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स का जो मास होगा उसको हम बोलेंगे ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। किसी भी एलिमेंट के इतने एटम्स का मास जो होगा वो उसका ग्राम एटॉमिक मास होगा। जैसे अगर मैं ऑक्सीजन की बात करना चाहूं तो ऑक्सीजन के 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन का मास आया कितना, 16 ग्राम। अब एक जो 16 ग्राम है, एक एटम को तो मास आ नहीं सकता 16 ग्राम, तो एटम तो वेरी स्मॉल पार्टिकल है, तो वहां पे 6.022 इंटू 10⁻23 एटम जो होंगे ऑक्सीजन के, उसका मास है ये 16 ग्राम। क्लियर है? वो एक एटम का मास नहीं है ग्राम में जो आ रहा है। जैसे मैं यहाँ पे लिखूं क्या, जैसे कार्बन का लिखते हैं, तो कार्बन के जो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 ग्राम। तो ये 12 ग्राम में एक एटम का नहीं है, कितने एटम का, 6.022 इंटू 10⁻23। ये क्वांटिटी अब हमारे बहुत काम आने वाली है। इस क्वांटिटी को हम कहते हैं क्या, एवोगैड्रोस नंबर। ये एवोगैड्रोस नंबर, इसको एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, एवोगैड्रोस ने, तो इसको इसी नाम से जाते हैं, एवोगैड्रोस नंबर, दैट इज एवोगैड्रोस नंबर। क्लियर है? सो इस क्वांटिटी को हम बोलेंगे एवोगैड्रोस नंबर। जो ये नंबर है इसी को हम बोलते हैं 1 मोल, ठीक है, इसी को क्या बोलेंगे, मोल। तो 1 मोल जो होंगे ये होगा 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। अब मोल की बात करें तो इट मीन्स जो 1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। तो 1 मोल यहाँ पे चाहे एटम्स की बात करें तो 1 मोल एटम्स में 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। अगर मैं कह दूं यहाँ पे 1 मोल बनाना, तो मैं उसके अंदर क्या कहूँगा, 6.022 इंटू 10⁻23 बनाना, ठीक है। तो इट मीन्स ये जो 1 मोल है ये सिर्फ एक नंबर है। जैसे हम कहते हैं ना कि 1 डजन तो 12, तो सिमिलरली 1 मोल मतलब 6.022 इंटू 10⁻23, जो कि एवोगैड्रोस ने दिया था, तो एवोगैड्रोस नंबर। क्लियर है? तो इसको हम बोलेंगे ग्राम एटॉमिक मास। सो बेसिकली कंक्लूजन क्या निकला कि जो मास नंबर होगा वो अगर 16 है, ठीक है, ऑक्सीजन का, तो वहीं पे जो एटॉमिक मास है वो 16U, एंड जो ग्राम एटॉमिक मास है वो क्या होगा, 16 ग्राम। क्लियर? जैसे कैल्शियम का है, सपोज मास नंबर 40, एटॉमिक मास 40U या AMU, और ग्राम एटॉमिक मास दैट इज 40 ग्राम। क्लियर? सो ये होगा जो मास के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो हमारे मास के कॉन्सेप्ट्स। क्लियर?